देश में इलेक्शंस पर पब्लिक का भरोसा हमेशा से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर टिका हुआ है, लेकिन रीसेंट कंट्रोवर्सीज, फेक पॉलिटिकल पार्टीज, ब्लैक मनी नेटवर्क और ईसीआई की न्यूट्रलिटी पर उठी सवालों के बीच एक नई प्ली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। ये पीआईएल सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक अटेम्प्ट है टू रिस्टोर पब्लिक फेथ इन डेमोक्रेसी। पीआईएल की डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया जाए टू फ्रेम कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स गवर्निंग द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और इस पिटिशन का एम भी बहुत क्लियर है, सेक्युलरिज्म, ट्रांसपेरेंसी एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करना पार्टी फंक्शनिंग के अंदर। मतलब एकदम फंडामेंटल इश्यूज पर सवाल उठाए गए हैं। तो इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला लिया है, जब खुद ईसीआई भी ऐसे केसेस को लेकर एक्टिव है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब व्यूअर्स, इस मैटर को सुना बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची ने। कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय खुद पिटिशनर के रूप में अपीयर हुए। उन्होंने अपना स्टैंड क्लैरिफाई करते हुए कहा कि दिस इज नॉट एन एडवर्सरियल पिटिशन, मे योर लॉर्डशिप्स इशू नोटिस एंड टैग पार्टीज। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ये क्लियर करना चाहते थे कि वो किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि ओवरऑल सिस्टम की सफाई की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा कंटेक्स्ट भी समझते हैं। ये पीआईएल एक्चुअली एकदम टाइमली है क्योंकि जुलाई अगस्त 2025 में इनकम टैक्स रेड्स हुए थे, जिसमें एक्सपोज हुआ कि कैसे कुछ फिक्टिशियस या बोगस पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ पैसा घुमाने के लिए एग्जिस्ट करती है। इंडियन सोशल पार्टी, युवा भारत, आत्मनिर्भर दल और नेशनल सर्व समाज पार्टी जैसे नाम सामने आए। ये पार्टीज इलेक्शंस लड़ती ही नहीं बल्कि एक हवाला सिस्टम चलाती थी। कैश डोनेशंस ले लो, फिर उसको चेक के थ्रू वापस कर दो, कमीशन कट करके। ये सिस्टम करोड़ के ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर देता था। और प्ली का कहना है कि ऐसी फ्रॉडुलेंट ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि क्रिमिनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स को भी अपना लीडरशिप पोजीशन पे बिठाती है। फिर वो मिसयूज करते हैं ब्लैक मनी का अपने पर्सनल गेन्स के लिए और साथ ही अनड्यू पुलिस एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी ले लेते हैं। मतलब एक पैरेलल नेक्सस बन जाता है जो डेमोक्रेसी के लिए डायरेक्ट रिस्क है। अब पिटिशनर का पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के थ्रू रिकॉग्निशन मिलता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 29A में उनका स्टैट्यूटरी स्टेटस है। लेकिन डिस्पाइट इतने पावरफुल रिकॉग्निशन के इंटरनल ऑपरेशंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को गवर्न करने वाला कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। और आयरनी भी ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट कन्फर्ड बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A के अंदर टैक्स एग्जेम्पशंस, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे फ्री एयर टाइम और कई गवर्नमेंट फैसिलिटीज। लेकिन डिस्पाइट पर्क्स कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या अकाउंटेबिलिटी उन पे अप्लाई नहीं होती। अब इतना सब देखने और सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया कि वी विल इशू नोटिस बट देयर इज एन इशू, यू हैवंट इम्प्लीडेड पॉलिटिकल पार्टीज। They might argue that you want to regulate them without them being part of the petition. इसके बाद कोर्ट ने मैटर में नोटिस इशू कर दिया। और एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जस्टिस सूर्यकांत ने किया कि meanwhile all national political parties recognized by the ECI should be implemented। मतलब अब जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी इस केस में फॉर्मली इंक्लूड करना होगा। अब पैरेलली ECI भी खुद एक्शन में आ चुकी है। कमीशन ने अनाउंस किया है कि अब स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A of the RPA 1951। ECI के ऑडिट्स ने रिवील किया कि बहुत सारे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज या तो ट्रेसेबल ही नहीं है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते और यही डमी आउटफिट्स ब्लैक मनी नेटवर्क का पार्ट होती है। इसी वजह से 9 अगस्त को कमीशन ने 334 RUPPs को डिलिस्ट कर दिया जो 6 साल से इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर रहे थे और उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी ट्रेस नहीं हो पाए। इससे टोटल RUPPs का नंबर 2854 से गिरकर 2520 हो गया। 11 अगस्त को ECI ने एक और फेज अनाउंस किया जिसमें 476 RUPPs और आइडेंटिफाई किए गए जो बोगस हो सकते हैं। इनको शो कॉज नोटिस भेजे गए और स्टेट्स के CEOs को बोला गया कि वेरीफाई करो। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते या कंप्लायंस नहीं होती तो उनको परमानेंटली डिलिस्ट कर दिया जाएगा। अब स्टेट लेवल इम्प्लीकेशंस भी सामने आई। तेलंगाना में 13 डिलिस्ट हुए, 9 को नोटिस मिले। झारखंड में भी 5 पार्टीज रिमूव कर दी गई। मतलब अब ECI
ECI का मैसेज क्लियर है, डमी एंटिटीज के लिए कोई जगह नहीं होगी और नई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी अब हर्डल्स बढ़ गए हैं। कमीशन ने डिसाइड किया है कि जब भी कोई पार्टी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगी, उनके फाउंडिंग मेंबर्स के एफिडेविट्स रैंडमली वेरीफाई होंगे। मिनिमम 20 एफिडेविट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के थ्रू चेक किए जाएंगे। ये स्टेप इसलिए किया गया है क्योंकि कमीशन को लगा था कि एप्लीकेंट्स ने मैनिपुलेटेड और फॉल्स एफिडेविट सबमिट किए थे। अब अगर बिगर पिक्चर देखें तो सुप्रीम कोर्ट और ECI दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को बोगस एंटिटीज एंड ब्लैक मनी के क्लाउड से क्लियर करना। इसी ड्रॉप में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें 3 मेजर रिलीफ्स की डिमांड की गई थी। पहला, द ECI बी डायरेक्टेड टू फ्रेम रूल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा, द यूनियन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन टू एनफोर्स इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड लास्ट, effective steps be taken to curb the misuse of political parties as vehicles of corruption, black money and the criminalization of politics। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इस इशू को एक जुडिशियल पुश दे रहा है, क्योंकि अगर कोर्ट डायरेक्शंस देता है कि रूल्स फ्रेम करो तो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज की ऑटोनॉमी एंड इंटरनल फंक्शनिंग पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट लग जाएगी। लेकिन चैलेंज भी वही है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रेगुलेशंस रेजिस्ट करेंगी, ट्रांसपेरेंसी उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट है, उनके ओपेक फंडिंग एंड डायनास्टिक पॉलिटिक्स के कल्चर को। इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत का ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बी इम्प्लीडेड एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि बिना पार्टीज को सुने अगर रेगुलेशन इम्पोज होते हैं तो बाद में वो अपनी तरफ से जुडिशियल प्रोसेस को चैलेंज कर सकती थी। और सच ये भी है कि अभी जो एक्सपोज हुआ है फिक्टिशियस पार्टीज का, ब्लैक मनी नेटवर्क का, उसने आम वोटर का ट्रस्ट और शेक कर दिया है। अब जब इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हो। तो इस केस का सिग्निफिकेंस सिर्फ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये एक्चुअली एक लार्जर इलेक्टोरल रिफॉर्म डिबेट को ट्रिगर कर रहा है। अगर कोर्ट और ECI दोनों फर्म स्टैंड लेते हैं तो ये इंडिया के डेमोक्रेटिक जर्नी में एक नया माइलस्टोन हो सकता है। लेकिन अगर ये हाफ हार्टेड हो गया तो फिर एक और मिस अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें करप्शन एंड ब्लैक मनी फिर से एक नई रूट ढूंढ लेंगे। फिलहाल तो एक बात क्लियर है, बोगस एंड डमी पार्टीज के लिए देश की पॉलिटिक्स में अब स्पेस कम होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ओवरसाइट का सिग्नल दिया है और ECI अपना क्लीन अप अग्रेसिवली चला रही है। मतलब अब पॉलिटिक्स के नाम पे हवाला और लॉन्ड्रिंग का मास्क पहनकर बैठना इतना ईजी नहीं होगा और आम जनता के लिए ये एक होपफुल साइन है। इलेक्शंस का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोसेस होना भी। अब अगर जुडिशियल और कमीशन दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो शायद वो दिन दूर नहीं जब पॉलिटिकल सिस्टम से डमी पार्टीज परमानेंटली एरेज हो जाए। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।